सुनिए एक जापानी कहानी जिसे लिखा है जापान के मशहूर उपन्यासकार और कहानीकार हारुकी मुराकामी ने और अल्फ्रेड बिर्नबाम ने उसे अंग्रेजी में द वाइंड अप बर्ड एंड ट्यूजडेज विमेन नाम से ट्रांसलेट किया है, जो अमेरिका की मशहूर अंग्रेजी पत्रिका द न्यू यॉर्कर में 26 नवंबर 1990 के अंक में प्रकाशित हुई थी। उसे मंगलवार की औरतें शीर्षक से हिंदी में रूपांतरित किया है अनुरोध यादव ने। इस कहानी का विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। हारुकी मुराकामी साहित्य जगत में अतियथार्थवादी शैली के अपने नया प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। मंगलवार की औरतें एक अतियथार्थवादी कहानी है, क्योंकि इसमें आपको अतियथार्थवाद का बेहतरीन प्रयोग देखने में मिलेगा। तो चलिए अब सुनिए कहानी। मंगलवार की औरतें। जब उस औरत ने फोन किया तो मैं किचन में पास्ता बना रहा था। जब तक पास्ता बनकर तैयार हो रहा था, मैं इटालियन कंपोजर जियाचिनो रोसिनी द्वारा रचित ला गाज्जा लाड्रा के प्रल्यूड को FM रेडियो के साथ गुनगुना रहा था। पास्ता बनाते समय गुनगुनाया जाने वाला वह सबसे बढ़िया संगीत है। मैंने फोन की रिंग बजते हुए सुना, लेकिन अपने आप से बोला, बजने दो, उठाना नहीं है, पहले पास्ता बनकर तैयार हो जाने दो। वह लगभग तैयार ही हो चला था और उसके साथ क्लाडियो अबाडो तथा लंदन सिम्फनी आर्केस्ट्रा भी ऊंचे स्वर में बजने लगे थे। मैंने सोचा कि गैस का फ्लेम बंद कर दूं और हाथ में चम्मच के साथ ही लिविंग रूम में जाकर फोन रिसीव कर लूं। हो सकता है किसी दोस्त वोस्त ने फोन किया हो या कोई ऐसा आदमी जो मुझे नई जॉब की खबर देना चाहता हो, लेकिन उधर से एक औरत की आवाज आई, मैं आपसे सिर्फ 10 मिनट बात करना चाहती हूँ। आप क्या कह रही है? जरा एक बार फिर से कहिए, मैंने हैरान होते हुए कहा। मैं कह रही हूँ कि मुझे आपसे सिर्फ 10 मिनट बात करना है। बस इतना ही तो कहा मैंने झटपट याददाश्त के काफी घोड़े दौड़ा लिए, लेकिन मुझे तनिक भी याद नहीं आया कि मैंने उस औरत की आवाज कभी सुनी हो, और मुझे अपने कानों पर इतना तो भरोसा है कि वह औरत की ही आवाज थी, और यह एकदम निश्चित है कि इसमें मुझसे कोई गलती होने की जरा सी भी गुंजाइश नहीं है। वह आवाज किसी ऐसी औरत की थी जिसे मैं नहीं जानता हूँ। बड़ी मुलायम, बहुत धीमी और बहुत ही विलक्षण आवाज। इसलिए जितना बन पड़ा उतनी विनम्रता ओढ़कर मैंने कहा, लेकिन मैडम जरा एक बार नंबर चेक कर लेती तो अच्छा रहता। उससे क्या होगा? मुझे आपसे सिर्फ 10 मिनट तो बात करना है। 10 मिनट में सब कुछ आपकी समझ में आ जाएगा, एकदम पक्के तौर पर उसने कहा। मेरी समझ में आ जाएगा? क्या मेरी समझ में आ जाएगा? हमारी भावनाओं के बारे में, औरत ने एकदम साफ आवाज में कहा। किचन का दरवाजा मैंने यूं ही खुला छोड़ रखा था। उसके भीतर अपना सिर डालकर मैंने किचन में निहारा। पास्ता के पैन से सफेद भाप का गुबार निकलता हुआ दिखाई पड़ रहा था और अभी भी अबाडो का संगीत बज रहा था। अगर आप नाराज न हो तो कहें मैं पास्ता खा लूं। वह बनकर तैयार हो गया है। अगर मैं आपसे फोन पर 10 मिनट बात करने में लग गया तो वह ठंडा होकर बेकार हो जाएगा। इसलिए जरा सा रुक जाइए। ठीक रहेगा ना? क्या कहा आपने? पास्ता बनकर तैयार हो गया है। औरत को जैसे यकीन ही नहीं हो रहा था, इसलिए उसने आश्चर्य से कहा, सुबह के अभी 10:30 बज रहे हैं और क्या कर रहे हैं आप? सुबह के 10:30 बजे ही पास्ता बना रहे हैं? यह तो हैरान कर देने वाली बात है। क्या ऐसा नहीं लगता आपको? यह हैरान कर देने वाली बात है या नहीं, इससे आपको क्या मतलब? मैंने सुबह से अभी तक कुछ खाया नहीं है, इसलिए मुझे जोरों की भूख लगी हुई है। वैसे मुझे कब और क्या खाना है यह मेरा निजी मामला है। जब तक मैं पकाऊंगा नहीं तो खाऊंगा क्या? मैंने कहा। ठीक ही है जो आप कह रहे हैं, इसलिए मैं अभी रुक ही जाती हूँ, औरत ने धीमी और बड़ी रसीली आवाज में कहा।
बड़ी खास आवाज में वह बोल रही थी। इसके बाद कुछ भावनात्मक होकर वह जल्दी जल्दी कहने लगी, अच्छा तो ठीक है, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। तब मैंने एक के बाद दूसरे शब्द को मानो लुढ़काते हुए कहा, अच्छा आप 1 मिनट मेरी बात तो सुनिए। अगर आप कोई चीज सेल करने वाली है तो मैं आपसे बता दूं कि दोबारा मुझे फोन मत करिएगा। मैं इस वक्त बेरोजगार हूँ, इसलिए कुछ खरीदने की हालत में बिल्कुल नहीं हूँ। यह तो मुझे पता है, इसलिए आप कोई दूसरी बात मत सोचिए, औरत ने कहा। आपको पता है? क्या पता है आपको? यही कि आप सचमुच बेरोजगार है, मैं यह अच्छी तरह जानती हूँ। इसलिए आप अपना पास्ता बना लीजिए और आराम से खा लीजिए, ठीक है ना? हे कौन, कहते कहते मैं रुक गया क्योंकि तब तक फोन अचानक देर हो गया। फोन काटने की जल्दबाजी में उसने रिसीवर कायदे से रखने की बजाय अपनी उंगली से बटन दबा दी थी। मैं असमंजस में पड़ गया, हाथ में रिसीवर को पकड़े हुए मैं उसे उदास नजरों से देखने लगा। तभी मुझे पास्ता की याद आई। मैंने रिसीवर को जगह पे रखा और किचन में गया, गैस बुझा दी और पास्ता एक प्लेट में निकालकर उस पर सॉसपैन में पहले से गरम करके रखा गया टमाटर सॉस गिराया और खाने लगा। पास्ता बहुत अच्छी तरह पक गया था, इसके लिए मैंने उस अजनबी फोन कॉल को धन्यवाद दिया। न यह जिंदगी और मौत का कोई सवाल था और न मैं अब पास्ता की रेसिपी के बारे में कोई विचार करने के मूड में था। मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे थे। मैं एक भुक्खड़ की तरह पास्ते का आखिरी निवाला जब तक अपने पेट में नहीं डाल लिया तब तक रेडियो पर विदाई के वक्त बजने वाला संगीत सुनता रहा। लगा जैसे पास्ते की विदाई के लिए ही वह संगीत बज रहा था। जब तक केतली में पानी उबल रहा था तब तक मैंने प्लेट के साथ दूसरे बर्तनों को धोकर साफ कर लिया। तब एक कप में गर्म पानी लिया और उसमें एक टी बैग डाला। जब मैं अपनी चाय पी रहा था तो उस फोन कॉल के बारे में सोचने लगा। तब मेरी समझ में आ जाएगा। क्या समझ में आएगा? वह औरत कोई भी होने दो, भला उसका इस तरह से मुझसे बात करने का क्या तुक था? फिर आखिर वह थी कौन? पूरा मामला ही मुझे बिल्कुल रहस्यात्मक लग रहा था। आज तक किसी औरत ने बगैर अपना परिचय दिए मुझसे टेलीफोन पर बात नहीं की थी। न ही मेरे साथ अभी तक कभी ऐसा हुआ कि कोई मुझसे बात करना चाहता हो और मैं उसके साथ बातचीत के निहितार्थ का तनिक भी अंदाजा न लगा सकूं। मैंने अपने मन में सोचा, ये साला आखिर चक्कर क्या है? भला मैं किसी अजनबी औरत के मन की भावनाओं को समझने के फेर में क्यों पड़ूं? इससे किस प्रकार से मेरी भलाई हो सकती है? अगर उसकी वजह से मुझे कोई जॉब मिल जाती है तो ज्यादा से ज्यादा हो क्या सकता है? मेरा एक नए तरह का जीवन चक्र शुरू हो सकता है, बस। फिर भी जैसे ही मैं लाइब्रेरी से लाए गए लेन डेटन के उपन्यास को एक बार फिर पढ़ना शुरू करने के वास्ते सोफे पर बैठा तो मेरी नजर अचानक टेलीफोन पर चली गई और उसकी जरा सी झलक ने मेरा ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। मैं सोचने लगा, वे कौन सी भावनाएं होंगी जिन्हें समझने में मुझे बस 10 मिनटों का वक्त लगेगा। मेरे कहने का मतलब है कि क्या सचमुच बस 10 मिनटों में सब कुछ मेरी समझ में आ जाएगा? मैं उस फोन कॉल पर विचार करने लगा। शुरू से ही औरत केवल 10 मिनटों की बात कर रही थी। उसकी बातों से लग रहा था कि उसे बिल्कुल पक्का पता था कि उसे अपनी बात खत्म करने में सिर्फ 10 मिनट ही लगेंगे, न 1 मिनट ज्यादा न 1 मिनट कम। जैसे 9 मिनट हुए तो कम पड़ जाएंगे और अगर 11 मिनट हो गए तो ज्यादा हो जाएंगे। जैसे पास्ता बनाने के लिए एक निश्चित समय लगता है, ठीक उसी तरह। ये सब चीजें जब मेरे दिमाग में घूमने लगी तो मैं उपन्यास के कथानक के बारे में एकदम भूल गया। सब कुछ मुझे गड्ड-मड्ड लग रहा था, गड़बड़। इसलिए मैंने 1-2 शर्ट की जल्दी जल्दी इस्त्री करके जरा कसरत करने का निश्चय किया। जब भी चीजें मेरे हाथ से निकलने लगती है, सब कुछ अव्यवस्थित और गड़बड़ हो जाता है।
तो मैं कपड़ों की इस्त्री करने लगता हूँ। बहुत दिनों से यही मेरी आदत बन चुकी है। मैं शर्ट इस्त्री करने की पूरी प्रक्रिया को कुल 12 हिस्सों में बांट लेता हूँ। नंबर 1 पर सबसे पहले कॉलर का अगला हिस्सा निपटाता हूँ और तब आखिर में यानी 12वें नंबर पर शर्ट की बाईं तरफ की आस्तीन को इस्त्री करता हूँ। इस क्रम से अलग कभी कुछ भी नहीं होता। एक एक स्टेप को मैं बड़ी सावधानी से गिनता रहता हूँ, वरना इस्त्री का काम मुझसे भली भांति हो ही नहीं पाता। स्टीम आयरन की फुफकार और गर्म सूती कपड़े की सोंधी खुशबू का मजा लेते हुए मैंने इसी क्रम से एक एक शर्ट को इस्त्री कर डाला। उन्हें वार्डरोब में रखने से पहले मैंने एक एक को अच्छी तरह से चेक कर लिया कि कहीं किसी में सिकुड़न तो नहीं रह गई है। इसके बाद मैंने आयरन को बुझा दिया और उसे अलमारी में रख दिया। मुझे प्यास लग गई थी। पानी पीने के लिए मैं किचन की ओर जा ही रहा था कि फोन की घंटी फिर से बज उठी। अब फिर हमारी बातें शुरू होंगी, मैंने सोचा। एक बारगी तो मेरे मन में आया कि मैं उसे इग्नोर कर दूं और किचन में चला जाऊं, लेकिन कोई भी यह नहीं बता सकता कि मेरे कदम लिविंग रूम में ठिठक क्यों गए और मैं बात करने के लिए फोन का रिसीवर क्यों उठा लिया। बाई चांस अगर वही औरत उस तरफ मिली तो मैं कह दूंगा कि मैं इस वक्त इस्त्री करने में बिजी हूँ और यह कहते ही फोन रख दूंगा। लेकिन फोन मेरी पत्नी का था। इस समय टीवी स्क्रीन की घड़ी में 11 बज रहा था। क्या सब कुछ अच्छा है? उसने पूछा। हाँ, अच्छा है, मैंने कहा। तुम क्या कर रहे हो? इस्त्री कर रहा था। क्यों, क्या कुछ गड़बड़ हो गया? मेरी पत्नी ने पूछा। उसे टेंशन होने लगी क्योंकि उसे पता था कि मैं इस्त्री तभी करता हूँ जब कुछ गड़बड़ हो जाता है। नहीं, कुछ तो नहीं, सब ठीक है, बस यूं ही मेरा मन किया कि लाओ कुछ शर्ट इस्त्री करके रख दूं। इसके अलावा और कोई खास बात नहीं है, मैंने कहा और रिसीवर को दाहिने से बाएं हाथ में लेते हुए कुर्सी पर बैठ गया। क्या तुम मुझे किसी चीज के बारे में बताना चाहती हो? हाँ, एक काम के बारे में। पता है, तुम्हें एक जॉब मिल सकती है। ओह, मैं खुशी से चहक उठा। अच्छा, यह बताओ, क्या तुम कविताएं लिख सकते हो? कविताएं? मैं हैरान रह गया और पूछा, यह कैसा काम हुआ कविता लिखने के बारे में? एक प्रकाशन की कंपनी है जो यंग लड़कियों के पढ़ने लायक फिक्शन की एक मासिक पत्रिका निकालती है। वहाँ काम करने वाले एक आदमी को मैं जानती हूँ। वही कह रहा था कि एक ऐसे आदमी की जरूरत है जो उस पत्रिका में प्रकाशित होने लायक कविताओं को छांट सके और उनमें कुछ आवश्यक सुधार भी कर सके। इसके अलावा हर महीने के अंक के लिए उन्हें एक प्रतिनिधि कविता चाहिए। काम आसान है और पेमेंट भी कोई बहुत कम नहीं है। वास्तव में देखा जाए तो यह पार्ट टाइम की ही जॉब है, लेकिन अगर सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा तो वे तुम्हें संपादकीय कामों में भी लगा सकते हैं। और तब काम आसान है, मैंने उसे बीच में ही टोका। जरा 1 मिनट रुको तो। ऐसा है कि मैं भी एक लॉ फर्म में अपने काम की तलाश में हूँ और तुम खामखा ये कहा कविताओं के संशोधन जैसे झंझटी काम के चक्कर में पड़ गई हो। अरे, तुम ही तो कह रहे थे कि जब तुम हाई स्कूल में पढ़ते थे तो कुछ लिखा करते थे। हाँ, लिखता तो था एक छोटे समाचार पत्र में, स्कूल के एक छोटे से समाचार पत्र में। फला या अमुक टीम ने यह मैच जीता। भौतिकी पढ़ाने वाले एक अध्यापक सीढ़ियों से गिर गए और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। ऐसी ही छोटी छोटी स्थानीय खबरें तो मैंने लिखी थी उसमें। मैंने कोई कविता थोड़ी लिखी थी। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मैं कोई कविता नहीं लिख सकता हूँ। अरे, जैसी तुम समझ रहे हो वैसी कविता नहीं लिखना है। उस प्रकार की कविता लिखना है जिसे हाई स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियां समझ सके। उन्हें कहाँ उतनी अच्छी अच्छी कविताएं मिल पाती है। तुम्हें एलन जिन्सबर्ग की कविताओं सरीखी कविता नहीं लिखना है।
बस जैसी भी कामचलाऊ तुम लिख सको। मैं कामचलाऊ कविता लिखने में भी पूरी तरह अक्षम हूँ। मैंने फौरन उसके सुझाव को नकार दिया। और ये जो तुम लॉ के बारे में बात कर रहे हो, मुझे तो लगता है कि वह भी तुम्हारे बस का नहीं है। कि है? वहाँ पर सारी संभावनाएं पहले से ही मेरे पक्ष में हो चुकी है। इसी सप्ताह किसी दिन वहाँ फाइनल हो जाएगा। अगर वहाँ सफल न हुआ तो तुम जो कह रही हो, मैं शायद उस पर विचार कर लूंगा। ठीक है, जाओ, तुम्हारे मन में जो आए वो करो, लेकिन यह बताओ कि आज दिन कौन सा है? कुछ सोचने के बाद मैंने कहा मंगलवार। हाँ, तो ठीक है। क्या तुम बैंक जाकर गैस और फोन का बिल जमा कर दोगे? हाँ, बिल्कुल। वैसे मैं डिनर लाने जल्दी ही बाहर निकलने वाला हूँ। उसी वक्त मैं यह काम भी कर लूंगा। और डिनर में आज क्या रहेगा हमारे लिए? अभी मुझे सोचने दो, मैंने कहा। अभी तक कुछ निश्चित नहीं किया है। जब खरीदने बाहर निकलूंगा तो मैं फाइनल कर लूंगा। एक बात कहूँ, मेरी पत्नी अपनी आवाज का लहजा बदलते हुए बोली, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि तुम अपने लिए किसी काम की तलाश करने की जरूरत नहीं समझ रहे हो। क्यों नहीं? मैं अपना हलक साफ करने के लिए थूका। मैं बड़ा परेशान था। क्या आज फोन पर इस दुनिया की सारी औरतों ने मुझे पकाने का ठेका ले रखा है? आखिर मैं अपने लिए काम की तलाश करने की कोशिश क्यों नहीं करूँगा? आगे के 3 महीने अगर ऐसे ही चलते रहे तो मेरा बेरोजगारी भत्ता भी खत्म हो जाएगा। इसलिए अब और अधिक दिनों तक मैं हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकता। तो वह बोली, मेरी सैलरी बढ़ गई है और इस समय मेरा साइड बिजनेस भी अच्छा चलने लगा है। अधिक क्या कहूँ, अब हमारी बचत बहुत ज्यादा होने लगी है। इसलिए अगर हम विलासितापूर्ण चीजों में फिजूल खर्ची नहीं करेंगे तो आराम से दोनों का खर्च चल सकता है। और मैं इसी तरह घर का काम करता रहूं? क्या उसमें बहुत बुराई है? मुझे नहीं पता, वास्तव में मुझे नहीं पता है। मुझे इस पर विचार करना पड़ेगा। हाँ, जरूर करो विचार, प्रतिवाद करते हुए मेरी पत्नी ने कहा। ओ, लेकिन मुझे यह बताओ कि हमारा बिलौटा अभी वापस आया कि नहीं? बिलौटा? मैं अचंभित रह गया। फिर बाद में मुझे एहसास हुआ कि सुबह से बिलौटे के बारे में तो मैं पूरी तरह से भूल ही चुका हूँ। मैंने कहा, नहीं, दिखाई तो नहीं दिया कहीं। क्या? तो क्या तुमने आसपास तनिक भी खोजा उसे? उसको गए आज 4 दिन हो चुके हैं, यह तुम जानते हो। रिसीवर को मैंने पुनः अपने दाहिने हाथ में लिया और मुझे तत्काल जो कुछ सूझा मैंने जवाब दिया। वह संतुष्ट नहीं हुई और बोली, मेरा जहाँ तक अनुमान है कि बिलौटा गली के आखिर में खाली पड़े मकान के अहारे में होगा। अहारे में पत्थर से बनी हुई बहुत सी चिड़ियों की मूर्तियाँ हैं। मैंने उसे वहाँ बहुत बार देखा है। क्या तुम्हें मालूम है मैं किस जगह के बारे में बात कर रही हूँ? नहीं, मुझे तो नहीं मालूम, मैंने कहा। और कब से तुम अकेले उस गली के चक्कर लगाने लगी हो? मुझसे तो एक बार भी इसका जिक्र नहीं किया। चलो अच्छा, मैं अब फोन रखती हूँ। कब तक फोन पर बातें करूँ? मुझे काम भी तो करना है। अच्छा, देखना बिलौटे को अब मत भूल जाना। फोन कट गया। मैं वहाँ चुपचाप बैठे बैठे यूं ही रिसीवर को एक पल देखा और फिर उसे नीचे रख दिया। मेरी पत्नी उस गली के बारे में इतना सब कुछ कैसे जान गई? मैं इसके बारे में कुछ भी कयास नहीं लगा सकता हूँ। हमारे अहाते से वहाँ जाने के लिए ईंट से बनी ऊंची दीवार पर उसे चढ़ना पड़ा होगा और इतनी किल्लत उठाकर वहाँ जाने की आखिर वजह क्या रही होगी? पानी पीने के लिए मैं किचन में गया, FM रेडियो चालू किया और नाखून काटने लगा। रेडियो पर रॉबर्ट प्लांट के एल्बम पर एक फीचर प्रसारित किया जा रहा था। मैंने 2 गाने सुने लेकिन उसके बाद मेरे कान दर्द करने लगे और मैंने उसे बंद कर दिया। मैं बरामदे में जाकर बिलौटे के भोजन को चेक किया। पिछली रात मैंने उसके लिए जो सूखी मछलियाँ रखी थी
वे ज्यों की त्यों पड़ी हुई थी। इससे पता चल गया कि बिलौटा सचमुच घर वापस नहीं आया था। बरामदे में खड़े खड़े मैं वसंत के चमकते सूरज को देख रहा था, जिसकी धूप हमारे छोटे से अहाते में उतर रही थी। ऐसा अहाता कि उसकी याद शायद ही हमें कभी आती थी। सूरज का प्रकाश वहाँ पर दिन के कुछ ही समय तक रहता था, इसलिए जमीन हमेशा अंधकारमय और सीलनयुक्त रहती थी। वहाँ पेड़ पौधे कम उगते थे। पेड़ों के नाम पर वहाँ बस 2 छोटे छोटे हाइड्रेंजिया थे, और दीगर बात मुझे हाइड्रेंजिया वैसे ही कम पसंद है। जितना तेज वसंत का सीजन आया था, पास में स्थित पेड़ों के झुंड से उतनी ही तेज किसी परिंदे के बोलने की आवाज आ रही थी। हम उसे वाइंड अप बर्ड कहते हैं। यह नाम मेरी पत्नी द्वारा दिया गया था। उसका वास्तविक नाम क्या है हमें नहीं पता, और वह दिखने में कैसा है इसका भी हमें कोई अंदाजा नहीं। इसके बावजूद वह रोज सुबह वहाँ शायद चारे की तलाश में उन पेड़ों पर आया करता है। जब मैंने वाइंड अप बर्ड की आवाज सुनी तो सोचने लगा, इस धरती पर मेरे लिए क्या सिर्फ यही एक काम रह गया है कि मैं एक बिलौटे की तलाश करता फिरूं? और जब उसकी तलाश कर लूं तो उसके बाद मुझे करना क्या है? यह सबसे महत्वपूर्ण है। जब वह मुझे मिल जाए तो उसे पकड़कर घर लाऊं और उसे अपने सामने बिठाकर शिक्षा दूं कि देखो, तुम मेरी बात माना करो, क्योंकि तुम्हारे लिए हर कोई परेशान रहता है। उससे चिरौरी करूं, घूम घाम कर तुम घर क्यों नहीं चले आते? हे भगवान, इसमें गलत क्या है कि एक बिलौटा जहाँ जाना चाहता है उसे वहाँ जाने दिया जाए, और जो करना चाहता है उसे करने दिया जाए। 30 साल का मैं एक नौजवान, और साला कर क्या रहा हूँ बस कपड़े धोने, डिनर का मेन्यू बनाने और बिलौटों के पीछे पीछे भागने का काम। बहुत ज्यादा दिनों की बात नहीं है जब मैं सोचता था कि मैं एक ऐसा आदमी बनूंगा जिसकी एक सुचारू नियमित दिनचर्या होगी। जब मैं बहुत छोटा था, महत्वाकांक्षाओं से लबरेज हाई स्कूल में पढ़ाई करते वक्त ही मैं क्लेरेंस डैरो की आत्मकथा पूरी तरह चाट गया था और एक काबिल एडवोकेट बनने का दृढ़ संकल्प कर चुका था। अपनी सारी परीक्षाएं भी मैंने अच्छे ग्रेड से पास की। जब मैं उच्च शिक्षा के लिए कॉलेज में एडमिशन लिया तो वहाँ मेरी लगन को देखकर मेरे साथियों ने कहा कि मैं सफल होकर निश्चित रूप से कुछ बनूंगा। बाद में एक अच्छी यूनिवर्सिटी के लॉ डिपार्टमेंट में मैंने दाखिला लिया तो मुझसे चूक कहाँ हो गई। किचन की मेज पर मैंने अपनी दोनों कोहनियां टिका ली और हथेलियों पर ठुड्डी को सहारा देकर सोचने लगा। समय की साली सुई कब और कैसे घूम गई कि मेरी जिंदगी ही बर्बाद हो गई। मैं कहीं का नहीं रहा। सोचने लगता हूँ तो मुझे अपने ऊपर ही यकीन नहीं आता है। इतनी बड़ी दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं जिसे मैं अधिकार पूर्वक कह सकूं कि यह मेरी है। छात्र राजनीति में न तो कभी झटका लगा और न ही यूनिवर्सिटी लाइफ में ही कभी निराश हुआ, और लड़कियों का चस्का कभी लगा नहीं। जितना मुझे याद है मेरा जीवन पूरी तरह से नॉर्मल रहा। फिर जब ग्रेजुएशन करीब करीब कंप्लीट होने को था कि अचानक एक दिन मुझे लगा कि मैं वैसा नहीं हूँ जैसा पहले हुआ करता था। कभी शायद विधर्म या पाषाण जैसे दुर्गुणों का मेरे अंदर बीजारोपण शुरू हो चुका था, भले ही अति सूक्ष्म तरीके से। लेकिन धीरे धीरे कुछ समय के बाद मेरी पहले वाली और बाद वाली इमेज के बीच गैप स्पष्ट रूप से बढ़ने लगा। आखिरकार एक दिन ऐसा हो गया कि पहले मुझे जो समझा जाता था अब मैं वह नहीं रह गया। सौरमंडल के हिसाब से अगर आप मुझे समझने की कोशिश करें तो मुझे इस वक्त शनि और अरुण के मध्य कहीं होना चाहिए था। थोड़ा सा अलग क्या हुआ कि मैं प्लूटो हो गया। इसके बाद क्या और कुछ कहने की जरूरत है? फरवरी के आरंभ में मैंने लॉ फर्म की वर्षों पुरानी अपनी नौकरी बिना किसी खास वजह के छोड़ दी। ऐसा कतई नहीं था कि मैं वहां काम करते करते ऊब गया था। यह मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि ऐसा भी नहीं था कि वह काम मुझे बहुत कठिन लग रहा था या सैलरी कम लग रही थी। ऑफिस का माहौल भी वहाँ बहुत मित्रतापूर्ण था। अगर कम शब्दों में कहूँ तो वहाँ मेरा काम एक ऑफिस बॉय का था। यद्यपि अभी मुझे पूरा यकीन है
कि मैंने वहाँ काम अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से एकदम तन्मयता से किया। मेरे मुंह से यह सुनकर आपको विचित्र लग सकता है, लेकिन मुझे लग रहा था कि मैं ऑफिस के तात्कालिक काम करने में वाकई बहुत सक्षम हूँ। कोई भी काम हो मैं उसे तुरंत समझ जाता था, ढंग से पूरा करता था और खास तरीके से उसके बारे में विचार करता था। कभी किसी चीज की शिकायत भी नहीं करता था। फिर मैंने ऐसा क्यों किया? क्यों उसे छोड़ दिया? जब मैंने अपने सीनियर को बताया कि मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूं, तो वह बोला कि अगर मैं नौकरी छोड़ने का विचार त्याग दूं तो वह मेरी सैलरी भी बढ़ाने के बारे में सोच सकता है, क्योंकि वह अटॉर्नी भी था। लेकिन मैं अपना फैसला नहीं बदल सका। अगर सच कहूँ तो यह मुझे भी वास्तव में पता नहीं था कि मैं नौकरी छोड़ने के निश्चय पर कैसे पहुंचा था। वह नौकरी छोड़ने के बाद मैं क्या करूंगा इसका भी कोई इल्म मुझे नहीं था। कहीं दूसरी जगह काम करने का विचार मन में रहा हो यह भी क्लियर नहीं था। हाँ, बार काउंसिल के एग्जाम की तैयारी करने का भूत सिर पे सवार हो चुका था। इसके बावजूद भी मैं खास तौर पे लॉयर नहीं बनना चाहता था। जब मैं घर से बाहर निकला और डिनर करने के दौरान अपनी पत्नी से कहा कि मैं अपनी जॉब छोड़ने जा रहा हूं, तो उसने भी एकदम सीधे सीधे कह दिया कि बहुत अच्छा है, छोड़ दो। बस इतना ही। अब बहुत अच्छा है से उसका क्या तात्पर्य था मैं नहीं बता सकता, लेकिन इसके सिवाय उसने तब और कुछ नहीं कहा। मैं भी चुप ही था। मैंने भी आगे जब कुछ नहीं कहा तो वह बोली, अगर तुम्हारा मन जॉब छोड़ने का कर रहा है तो छोड़ क्यों नहीं देते? जिंदगी तुम्हारी है, जो चाहो करो। उसे जितना कहना था कह दिया और कांटा चम्मच के सहारे अपनी प्लेट में पड़ी मछली के कांटों को निकाल निकाल कर अलग करने लगी। मेरी पत्नी एक डिजाइन स्कूल में ऑफिस वर्क करती है और अपनी सैलरी के हिसाब से काम भी अच्छा करती है। उसके अलावा वह पार्ट टाइम में एक संपादक के कामों में मदद करती है और वहां से भी उसे अच्छा पेमेंट मिल जाता है। दूसरी तरफ मुझे खर्च के लिए 6 महीने का बेरोजगारी भत्ता मिल गया है। इसलिए अगर मैं घर रहूंगा तो रोज कम से कम घर के सारे काम करता रहूंगा। कभी कभी हम घर से बाहर खाने और कपड़ों को ड्राई क्लीनिंग करवाने में फिजूल खर्च भी करते हैं। इस तरह कहा जाए तो हमारी लाइफस्टाइल ठीक वैसी ही है जैसी 6 महीने पहले हुआ करती थी, जब मैं जॉब किया करता था और अच्छी सैलरी पाता था। तो यही सब वजह थी कि मैंने जॉब छोड़ दी। 12:30 बजे रोज की तरह कंधे पर एक बड़ा सा थैला लटकाए मैं बाजार करने बाहर निकला। सबसे पहले मैं बैंक गया, जहां मुझे गैस और फोन के बिल जमा करने थे। उसके बाद सुपरमार्केट जाकर हम दोनों के लिए डिनर खरीदा और फिर मैकडोनाल्ड रेस्टोरेंट में बैठकर मैंने चीज बर्गर खाया और कॉफी पी। मैं घर वापस आया और किराने के सारे सामान जब फ्रीज में रख रहा था तभी फोन की घंटी बजने लगी। जिस तरह वह लगातार बजती जा रही थी, मुझे उसकी आवाज से चिढ़ उत्पन्न हो रही थी। फिर भी लिविंग रूम में जाकर मैंने रिसीवर उठा लिया। तो पास्ता खा लिया आपने? फिर उस औरत ने फोन कर ही दिया। हाँ, पास्ता तो कब का खा चुका, लेकिन अब मुझे बिलोटे की तलाश करने जाना है। वह काम क्या 10 मिनट रुक नहीं सकता? और क्या कहा आपने? बिलोटे की तलाश? ठीक है, चलेगा 10 मिनट, मैंने कहा। मैं सोच में पड़ गया कि ये साला मैं कर क्या रहा हूँ। किसी अजनबी औरत के लिए इतनी आसानी से मैं 10 मिनट का वक्त बर्बाद करने के लिए तैयार कैसे हो गया? तो चलिए, अब शायद हम एक दूसरे को अच्छे तरीके और शांतिपूर्ण ढंग से समझ सके, औरत ने कहा। फोन चालू था इसलिए लगा कि वह एक हाथ में रिसीवर लिए दूसरे हाथ से कुर्सी को खींचकर बैठ रही है। हाँ, लेकिन मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि कुछ लोग तो एक साथ रहते हुए 10-10 साल बिता देते हैं, फिर भी एक दूसरे को समझ नहीं पाते। साथ साथ रहने के बावजूद, औरत ने हैरानी में कहा।
मैंने अपनी घड़ी निकाली और उसमें स्टॉप वॉच मोड ऑन किया और टाइम स्टार्ट बटन क्लिक करके रख दिया। तब बात शुरू की। आपने मुझे ही क्यों फोन किया, किसी और को क्यों नहीं? इसकी कई वजह हैं, औरत ने धीरे धीरे कहा। लग रहा था कि वह मुंह में भोजन का निवाला रखकर चबा रही हो। मैंने आपके बारे में काफी कुछ सुन रखा है। मेरे बारे में? कब और कहा? कभी कभी यहाँ वहाँ, लेकिन उससे क्या? महत्वपूर्ण चीज तो अब शुरू होगी। यही सब कहते सुनते हमारा समय नष्ट हो रहा है। आपको तो पता है कि सारी दुनिया का वक्त अकेले हमारे ही पास नहीं है। तो आप मुझे इस बात का प्रमाण दीजिए कि आप मुझे जानती है। अच्छा, मसलन की? जैसे कि मेरी उम्र ही बता दीजिए। 30। औरत ने बिना एक पल गवाए तुरंत जवाब दिया। 30 साल 2 महीने। सही है ना? मैं सन्न रह गया। यह औरत तो सचमुच मेरे बारे में जानती है, फिर भी कोई बात नहीं। मैं अपना दिमाग लगाता हूँ। उसकी आवाज तो मैं नहीं पहचान सकता हूँ, क्योंकि बड़ी आसानी से मैं किसी की आवाज को भूल जाता हूँ या कन्फ्यूज हो जाता हूँ, लेकिन चेहरे और नाम को मैं याद रख सकता हूँ। अच्छा चलिए, अब आपकी बारी है। देखो तो आप मुझे कितना जानते हैं, मुझे उकसाते हुए औरत ने कहा। मेरी आवाज से आपको क्या लगता है? मैं किस तरह की औरत हूँ? क्या आप मेरे बारे में कुछ बता सकते हैं? ऐसा करना तो आपके बाएं हाथ का खेल है, नहीं है क्या? तब तो आप मुझे समझ ही गई है, मैंने टालने की गरज से कहा। लेकिन मेरे मुंह से अपने बारे में कुछ सुनने के लिए जैसे वह आमादा थी। बोली, चलिए मेरे बारे में कुछ तो बताइए, कोशिश करिए। मैंने अपनी घड़ी देखी, अभी तक 1.5 मिनट भी नहीं गुजरे थे। दूसरे दशक के उत्तरार्ध के किसी साल जितनी आपकी उम्र है। यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन तक की आपने शिक्षा पाई है। टोक्यो की मूल निवासी है। उच्च मध्य वर्ग में पली बड़ी है। एक सांस में मैंने जल्दी जल्दी यह सब कह डाला। हैरत अंगेज, औरत ने हैरान होते हुए कहा। फिर लगा जैसे सिगरेट फूकने के लिए रिसीवर के करीब ही उसने लाइटर जलाया हो, और तब बोली, आगे और भी बताते जाइए। आपका रंग साफ सुथरा है और आप देखने में भी सुंदर है। कम से कम आपको यही लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर एक हीन भावना आपको खाए जा रही है। आपकी लंबाई ज्यादा नहीं है, आपके स्तनों का आकार बहुत छोटा है। इसी तरह की कुछ और चीजों को लेकर आप परेशान रहती है। लगभग सच के करीब पहुंच चुके हैं आप। आपका विवाह तो हो चुका है, लेकिन आप अपने वैवाहिक जीवन से संतुष्ट नहीं है। कुछ समस्याएं पैदा हो गई है। बिना किसी वजह के कोई भी शादीशुदा औरत किसी पराये मर्द को फोन नहीं करती और न ही अपने बारे में कुछ बताती है। अभी तक मुझे आपके बारे में कोई जानकारी नहीं है। कम से कम मैंने इसके पहले कभी आपसे बात नहीं की है। काफी सोचा मैंने इसके बारे में, लेकिन कोई आइडिया नहीं मिल सका। तब औरत ने कहा, अच्छा सचमुच? आप अपने बारे में कैसे इतने यकीन के साथ कह सकते हैं? क्या कहीं कोई अंधेरा कोना नहीं है आपका? अगर नहीं है तो क्या आप ऐसा नहीं सोचते हैं कि आपने अपने आप को बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रखा है? लेकिन कोई है जिसे आपके दिमाग और आपकी कार्यक्षमता पर बहुत भरोसा है। आप मुझसे बहुत अधिक उम्मीद कर रही है। मुझे नहीं पता कि आप कौन है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं वैसा आदमी नहीं हूँ जैसा होने की आप उम्मीद कर रही है। मुझे नहीं लगता कि मैं आपके किसी काम को पूरा कर पाऊंगा। मैं बस कोल्हू का एक बैल हूँ और कुछ नहीं। फिर भी आपके लिए मेरे पास एक काम है, और वह बहुत पहले से है। बहुत पहले से कहने का क्या मतलब है? मैंने पूछा और घड़ी देखी। अब तक 2 मिनट 53 सेकेंड हो चुके थे। इतना भी पहले से नहीं।
हम इतिहास की बात नहीं कर रहे हैं। तब मैंने कहा, नहीं, हम इतिहास की ही बात कर रहे हैं। जिस अंधेरे कोने की आप बात कर रही है, वह शायद औरतों के पास होता होगा, लेकिन मेरे भी मन में या मेरे शरीर में या मेरे पूरे वजूद में कहीं न कहीं तो एक अंधेरा कोना है। लगता है कि कोई तो छिपे तौर पर मेरे अंदर रहता है और धीरे धीरे मेरी जिंदगी की दिशा को मोड़ता रहता है। लेकिन कभी कभी लगता है कि वह धीरे धीरे मोड़ता नहीं है, बल्कि अचानक एकदम से पलट कर रख देता है, जिसका बाद में मेकअप करना नामुमकिन होता है। तब औरत ने कहा, इस वक्त मैं अपने बिस्तर में हूँ, अभी अभी मैंने स्नान किया है और बिल्कुल नंगी हूँ। मैंने मन में सोचा कि यह तो अजीब औरत है। क्या यही बताने के लिए इसने मुझे फोन किया है कि वह नंगी है? यह तो पब्लिक प्लेस पर सेक्स वीडियो चलाने जैसा है। उसने आगे कहा, क्या आपको यह अच्छा लगेगा कि मैं पैंटीज पहन लूं? स्टार्टिंग्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या आप उनसे उत्तेजित हो जाएंगे? मैंने कहा, जो कुछ आपको अच्छा लगे वो करिए, मुझसे क्या मतलब। लेकिन अगर आप बुरा न माने तो मैं एक बात कहूँ, मैं उस टाइप का आदमी नहीं हूँ और न ही इस तरह की बकवास मैं फोन पर कहता सुनता हूँ। 10 मिनट की ही तो बात है, सिर्फ 10 मिनट। उससे आपका कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होने वाला है, कि है? मैं आपसे और कुछ ज्यादा की उम्मीद नहीं कर रही हूँ। यह कुछ नहीं, बस सद्भावना है। लेकिन चलिए, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही एकदम नंगी रहूं या कुछ पहन लूं? मेरे पास हर तरह की चीजें हैं, आपको पता ही होगा। गार्टर बेल्ट्स और भी बहुत कुछ। गार्टर बेल्ट्स का नाम सुनते ही मैं क्रेजी हो गया। आजकल के जमाने में कोई औरत कहाँ गार्टर बेल्ट्स पहनती है? यह तो बस कुछ मॉडलिंग के लिए चलता है। मैंने कहा, नंगी ही रहे और जरा भी इधर उधर हिले डुले नहीं तो अच्छा रहेगा। यह कहकर मैंने घड़ी देखी तो 4 मिनट बीत गए थे। वह कहने लगी, मेरी वजाइना के इर्द गिर्द के बाल अभी भी गीले हैं, मैंने उन्हें टॉवेल से पोंछकर सुखाया नहीं, इसीलिए वे। मैंने औरत की बात बीच में काट कर कहा, सुनिए, कौन है आप? क्या जरा भी शर्म नहीं है आपको? लेकिन औरत के ऊपर मेरी बात का जैसे कोई असर ही नहीं हुआ। उसने अपनी बात पूरी की, इसलिए वे गीले हैं और गरम भी, और उसके नीचे तो बाप रे, गरम ही गरम। लग रहा है जैसे गर्मागरम बटर क्रीम। शी, बहुत गर्म है, सच कह रही हूँ। अच्छा, आपको क्या लग रहा है मैं इस वक्त किस पोजीशन में हूँ? मैं पीठ के बल दाएं पैर का घुटना मोड़कर और बायां पैर फैलाकर लेटी हुई हूँ। अगर मुझे एक घड़ी समझ ले और मेरे पैरों को घड़ी की सुइयां, तो इस वक्त मुझ में 10:05 हुए हैं। जिस तरह वह कह रही है, मुझे लगता है कि वह अपनी पोजीशन बदलेगी नहीं, और उसने जिस तरह अपने पैरों को 10:05 के एंगल पर फैला रखा है, उसकी वजाइना सचमुच गर्म और गीली होगी। मेरे होठों को प्यार से धीरे धीरे सहलाओ, सहलाते रहो, फिर उन्हें धीरे धीरे खोलो। हाँ, इस तरह। अब उन्हें अपनी उंगलियों के किनारों से धीरे धीरे सहलाते रहो। ओ, हाँ, धीरे धीरे, इसी तरह। और अब अपने एक हाथ से मेरे बाएं स्तन को प्यार से थपथपाओ, फिर नीचे से उठाते हुए उसके निपल को पकड़कर प्यार से खींचो, बार बार, जब तक कि मैंने फोन काट दिया। मैं तो यह सब सुनकर अवाक रह गया। मैं सोफे पर ढह गया और सिगरेट पीते हुए सीलिंग को निहारने लगा। स्टॉप वॉच में 5 मिनट 23 सेकंड हो गए। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, जिससे उनमें अंधेरा छा गया, ऐसा अंधेरा जिसमें सब कुछ काला काला नजर आ रहा था। यह सब मेरे साथ क्या हो रहा है? ये औरतें मुझे शांति से रहने क्यों नहीं देती? 10 मिनट अभी नहीं हुए थे। टेलीफोन की घंटी फिर घनघना उठी।
लेकिन इस मर्तबा मैंने उठाया नहीं। 15 के करीब रिंग हुई होंगी और फिर रुक गई। मैंने उसे बंद ही रहने दिया। सारा गुरुत्वाकर्षण सन्नाटे में तब्दील हो गया। विशाल चट्टान की शिलावत शांति। टेलीफोन की 15 रिंग ने मेरे इर्द गिर्द के समूचे वायुमंडल को पूरी तरह बदल कर रख दिया। 2 बजने के कुछ समय पहले मैं अपने घर के पिछवाड़े से गली में सीमेंट ईंट से बनी दीवार पर चढ़ा। असल में वह गली किसी कॉरिडोर के जैसी नहीं थी जैसा कि आप सोचते होंगे। दरअसल उसका सही नाम मेरी ज़ेहन में आ नहीं रहा है, इसलिए आप उसे कॉरिडोर समझ सकते हैं। नहीं तो वास्तव में वह कॉरिडोर नहीं है। कॉरिडोर वह होता है जिसमें एक ओर से घुसे और दूसरी तरफ से बाहर निकल जाएं। वह एक स्थान को दूसरे स्थान से मिलाने वाला एक रास्ता होता है। लेकिन उस गली में न तो किधर से घुसा जा सकता था और न ही किधर से निकला जा सकता था। वह गली बस एक ऐसी जगह की ओर जाती थी जिसके एक तरफ सीमेंट ईंट की दीवार पड़ती थी और दूसरी तरफ कंटीले तारों से बनी बाड़। वहां से निकलने वाला कोई सकरा रास्ता भी नहीं था। रास्ता कितना भी सकरा क्यों न हो, उसमें आने वालों के लिए घुसने का मार्ग कहीं न कहीं से होता है। लेकिन वहां इर्द गिर्द रहने वाले लोग अपनी सुविधानुसार उसे गली ही कहते थे। वह गली बहुत चौड़ी थी और 600 फुट की गोल एरिया में फैली थी। उसे सबके मकानों के पिछले हिस्से छूते थे। उस गली का अधिकतर भाग केवल 3 फुट चौड़ा बचा था, क्योंकि उसके बाकी हिस्सों पर घरों से निकले कबाड़ और यूं ही उगने वाले मौसमी खरपतवार का अंबार लगा हुआ था। कहीं कहीं तो वह इतनी पतली रह गई थी कि अगल बगल टच किए बिना आप चल नहीं सकते थे। जितना भी मैंने सुना है उसके अनुसार यह मेरे ही एक दयालु अंकल की थी जो हमें रहने के लिए किराए पर बहुत सस्ते में मकान देते थे। इस गली से होकर ही उनमें आने जाने का रास्ता था। ब्लॉक और गली कूचों की अपेक्षा यह बहुत शॉर्टकट पड़ता था, लेकिन विश्व युद्ध के पश्चात जिसको जहां भी जमीन मिली वह वहीं अपना नया मकान खड़ा कर लिया। कितने ही लोगों ने सार्वजनिक स्थानों को घेर कर सकरा कर दिया, जिससे उधर से होकर गुजरने वाले जो ज्यादातर अजनबी लोग होते थे मकानों के एकदम करीब से आने जाने लगे और घरों के अंदर ताक-झांक करने लगे। इसलिए वहां के रहवासियों ने चुपके चुपके अपने घरों की सिधाई में बाड़ लगाना शुरू कर दिया। पहले तो खिड़की के बगल में एक छोटा सा पेड़ लगा दिया जाता, लेकिन किसी रहवासी ने आखिरकार अपने अहाते का रकबा बढ़ाकर एक तरफ सीमेंट ईंट की दीवार खड़ी कर दी और दूसरी तरफ खुला होने से आवारा कुत्ते वगैरह आते जाते थे तो उधर कंटीले तार से घेरकर बाड़ बना दी। मजे की बात कि किसी भी रहवासी ने गली को दोनों तरफ से बंद करने का विरोध भी नहीं किया, क्योंकि वही काम सारे लोग कर रहे थे और उन्हें किसी प्रकार की अड़चन भी नहीं हो रही थी। वैसे भी यह कोई क्राइम को कम करने के नियम कानूनों की तरह तकलीफदेह भी नहीं था। इस तरह धीरे धीरे उधर से आना जाना लोग भूल गए। अब उसका उपयोग घरों के बीच सिर्फ बफर जोन के रूप में होता था। जमीन पर हमेशा काई जमी रहती थी और चारों ओर मकड़ियों के जाले लटके रहते थे, जिसमें हमेशा कोई न कोई कीड़ा फंसा रहता था। मैंने एक बार बहुत पहले उस गली में अपने कदम रखे थे। अब यह पता करना मेरे बस के बाहर की बात है कि ऐसी जगह पर मेरी पत्नी बार बार जाती क्यों थी, जबकि वह मकड़ियों से इतना डरती है कि उनके सामने खड़ी भी नहीं रह सकती है। इसलिए जब मैं सोचने की कोशिश करता हूँ तो मेरा दिमाग जैसे धुआं धुआं हो जाता है। इस वजह से पिछली रात तो मैं ठीक से सोया नहीं। उस पर मई के महीने में इतनी गर्मी की पूछो मत, और फिर वह नसों को सुन्न कर देने वाला फोन कॉल। अरे मैंने सोचा मुझे तो बिलौटे को तलाश करना है, दूसरे काम मैं बाद में कर लूंगा। वैसे भी घर के अंदर दरबे में बैठकर टेलीफोन की रिंग का इंतजार करने से बेहतर है कि घर से बाहर ही निकल चलूं। वसंत के मौसम में सूर्य की तेज धूप पेड़ों की शाखाओं से होकर नीचे जमीन पर आ रही थी और धरातल पर कहीं कहीं छाया फैली हुई थी। निर्वात स्थान में छाया इधर उधर दुर्भाग्यपूर्ण कलंक की तरह चिपकी हुई थी।
जब मैं पेड़ों के नीचे से गुजरने लगा तो छाया मेरी शर्ट पर पड़ने के पश्चात नीचे जमीन पर उतरने लगी। सब कुछ ठहरा हुआ था। वहाँ इस कदर सन्नाटा पसरा हुआ था कि आपको धूप में घासों की पत्तियों का चटकना सुनाई पड़ सकता था। आसमान में छोटे छोटे कुछ बादल चहलकदमी कर रहे थे और आड़ी तिरछी सीधी विभिन्न प्रकार की मध्यकालीन नक्काशियों सी आकृतियां बन रही थी। सब कुछ इतना साफ था कि मैं अत्यधिक प्रसन्न हो गया, लेकिन वहाँ गर्मी असह्य पीड़ादायक थी। मैंने एक टी शर्ट, कॉटन का एक ढीला ढाला ट्राउजर और टेनिस शूज पहन रखे थे, लेकिन वहाँ इधर उधर टहलते टहलते थोड़े ही समय में मुझे पसीना चुचुहाने लगा, जिससे मेरी कांख और सीने के बीच का हिस्सा भीग गया। मैंने आज सुबह ही वार्डरोब से वह टी शर्ट और ट्राउजर निकाले थे, इसलिए बार बार जोर से सांस लेकर नेप्थालीन की गोलियों की खुशबू लेने के लिए अपने नथुनों को सिकोड़ता रहता, जैसे कोई कीड़ा उड़कर मेरी नाक के ऊपर बैठ जाता हो। गली के दोनों तरफ अपनी आंखें गड़ाए हुए मैं एक समान कदमों से बहुत धीरे धीरे चल रहा था। बीच बीच में कभी कभी रुक जाता और बिलौटे का नाम लेकर फुसफुसाने जैसा उसे पुकारने लगता था। वे मकान जो गली को दोनों तरफ से दबाकर सकरा कर दिए थे, साफ तौर पर दो तरह के थे, लेकिन कुछ इस तरह से मिलकर एक हो गए थे कि जैसे दो भिन्न प्रकृति के तरल पदार्थों को मिलाने पर होता है। पहली श्रेणी में ऐसे मकानों को लिया जा सकता है जो बहुत पहले बनाए गए थे और जिनके साथ अपने बड़े बड़े अहाते थे, और दूसरी श्रेणी में वे मकान थे जो अपेक्षाकृत नए बनाए गए थे। उन नए मकानों में से किसी के पास कहने के लिए भी अपना कोई अहाता जैसी खाली जगह नहीं थी। उनके आगे मुश्किल से इतनी जगह बची हुई थी कि सिर्फ 2 लाइन रस्सी बांधकर कपड़े धोकर सुखाए जा सकते थे। कहीं कहीं तो कपड़े भी गली में लटका दिए जाते थे, इसलिए मुझे तौलियों और कमीजों से टपक रहे पानी से बच बच कर चलना पड़ रहा था। उन घरों के इतने करीब से मैं चल रहा था कि मुझे कमरे में चल रहे टीवी और बाथरूम के अंदर होती फ्लश की आवाज साफ साफ सुनाई पड़ जाती थी। मैंने एक घर के किचन में पक रही करी की खुशबू भी सूंघ ली। इसके विपरीत जो पुराने घर थे उनमें जिंदगी की रोजमर्रा की किसी घटना का पता नहीं चल सकता था। बाहर से ताक झांक करने वालों की नजरों से बचने के लिए बहुत समझदारी से उनके आगे साइप्रस या उसी प्रकार की दूसरी झाड़ियां लगा दी गई थी। फिर भी कहीं कहीं साफ सुथरे चादर वगैरह देखने को मिल जाते थे। उनके घर भी अपने तरीके के विभिन्न वास्तुकला के अनुसार बनाए गए लगते थे। कुछ परंपरागत जापानी घर थे जिसमें बड़े बड़े हाल बने हुए थे। कुछ अर्ली वेस्टर्न विलानुमा घर थे जिनकी ढालू छतें हल्की और धातु की चादरों से बनाई जाती थी, और कुछ घर ऐसे भी थे जिन्हें नई स्टाइल से मरम्मत करके एक नया ही लुक दे दिया गया था। बाहर की साज सज्जा तो सभी लोग देखते थे, लेकिन उनके अंदर कौन कौन से लोग रहते थे उन्हें कोई नहीं देख पाता था। न कोई आवाज सुनने में आती, न रोजमर्रा की कोई चीज देखने में आती, और न ही कोई कपड़े वपड़े सूखते नजर आते। यह मेरा पहला वाकया था जब मैं पूरे इत्मीनान के साथ उस गली को देख पाया था, इसलिए हर चीज मुझे नई और अलबेली लग रही थी। एक अहाते के एक कोने में अकेला और मुरझाया एक भूरा सा क्रिसमस ट्री खड़ा किया हुआ था, तो दूसरे एक अहाते में बच्चों के खेलने लायक तमाम चीजें पड़ी हुई थी, जैसे तिफिया, साइकिल से संबंधित कई पार्ट्स का ढेर, छल्ला फेंक खेल का एक पूरा सेट, प्लास्टिक से बनी कई समुराई तलवारें, रबर की गेंदें, एक कछुआ, लकड़ी से बनी कई ट्रकें। एक अहाते के अंदर बास्केटबॉल का मैदान बना हुआ था। अगले अहाते में बाहर बैठने के लिए रतन टेबल के साथ कुर्सियों का एक पूरा सेट मौजूद था, लेकिन उन्हें देखने से लगता था कि महीनों क्या सालों से जैसे उन पर कोई बैठा नहीं है, क्योंकि उन पर धूल और गर्द का अंबार अटा पड़ा था। हालांकि टेबल का ऊपरी हिस्सा लेवेंडर और मैग्नोलिया की पंखुड़ियों वाली डिजाइन से सजा हुआ था। एक घर के लिविंग रूम का दृश्य बिल्कुल साफ साफ दिखाई पड़ रहा था। उसमें कांच के सरकाने वाले दरवाजे लगे थे। मैंने उसमें किडनी के शेप का सोफा देखा जो रूम के फर्नीचर के साथ मैच कर रहा था। कमरे में और बहुत सी चीजें थी, जैसे बड़े स्क्रीन का एक टीवी सेट,
एक बड़ा शोकेश और उसके ऊपर रंग बिरंगी मछलियाँ पालने के लिए एक एक्वेरियम, किन्हीं अवसरों पर जीती गई 2 ट्रॉफियां और फर्श सजाने वाला एक फ्लोर लैम्प। यह टीवी के किसी लाइव शो के स्टेज की सजावट जैसा बनावटी लग रहा था। आगे एक दूसरे अहाते में कुत्ते का एक बड़ा सा घर बना हुआ था जिसे चारों तरफ से तार से घेर दिया गया था। हालांकि मुझे उसमें कोई कुत्ता दिखाई नहीं पड़ा, अलबत्ता उसमें एक बड़ा सा सुराख था। मैंने यह भी देखा कि तार की बाड़ कहीं कहीं इतनी बेतरतीब हो गई थी कि जैसे महीनों तक किसी चीज को उससे लटकाकर छोड़ दिया हो या कोई उसे पकड़कर झूलता रहा हो। जिस खाली पड़े घर के बारे में मेरी पत्नी ने मुझे बताया था वह अब बिल्कुल करीब ही था। कुत्ते वाले घर से एक घर बाद एक नजर में मैंने देख लिया कि वह खाली है। एक बारगी तो आपको लग ही सकता है कि आप यहाँ 2 या 3 महीने बाद नहीं बल्कि बहुत समय बाद आ रहे हैं। एकदम नई जगह पर वह 2 मंजिला मकान बना हुआ है। उसका शटर देखकर लगता था कि वह कई सालों से खुला ही नहीं और ऊपरी खिड़कियों की रेलिंग पर इस कदर जंग लग चुका है कि वे कब गिर पड़ेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। अपेक्षाकृत छोटे अहाते में पत्थर की चिड़िया की एक मूर्ति छाती बराबर एक चबूतरे पर विराजमान है, जिसके डने ऊपर की ओर उठे हुए हैं। चबूतरा चारों ओर से घनी झाड़ियों से घिरा हुआ है। एक घास है गोल्डनोड जो वेस्टर्न कंट्रीज में पाई जाती है और दवा के भी काम आती है। सूखने के बाद उसका ढेर जमा होते होते इतना ऊंचा उठ चुका है कि चिड़िया के पांवों को छूने लगा है। इस अतिक्रमण से चिड़िया इस कदर व्यथित हो चुकी है कि वह किसी भी पल उड़ जाने के लिए अपने पंख फड़फड़ा रही है। कम से कम मुझे तो यही लगता था। पत्थर की इस मूर्ति के सिवाय उस अहाते में सजावट की और कोई चीज नहीं थी। मकान के बिल्कुल बरजे के नीचे 2 खटारा घोड़ा गाड़ियां खड़ी की गई थी। उनके ठीक बगल में अजेलिया के गाढ़े लाल फूल खिले थे, अन्यथा वहां चारों तरफ देखने को सिर्फ घासें ही घासें थी। तार से बनी छाती बराबर बाड़ का सहारा लेकर मैं खड़ा हुआ और अहाते का एक संक्षिप्त अवलोकन किया। तब मुझे पता चल गया कि यह सचमुच में उस तरह का अहाता है जिसे एक बिलौटा पसंद करेगा। लेकिन जैसी मुझे उम्मीद थी वहां एक नजर में कोई खतरनाक चीज दिखाई नहीं दी। छत के ऊपर टीवी के एंटीना पर एक कबूतर बैठकर गुटरगू कर रहा था। उसकी नीरस आवाज चारों ओर फैल रही थी। पत्थर की चिड़िया की परछाई नीचे घासों के ऊपर पड़ रही थी और घासों की पत्तियों को टुकड़े टुकड़े विभाजित किए दे रही थी। मैंने अपनी पॉकेट से एक सिगरेट निकाली, जलाई और पीने लगा। पूरी सिगरेट पीने तक मैं तार के बाड़े पर ही लटका रहा। कबूतर भी एंटीना से हिला तक नहीं, वह वैसे ही लगातार गुटरगू करता रहा। सिगरेट खत्म करके मैंने उसे जमीन पर फेंका और पैर से रगड़कर बुझा दिया। मैं वहां काफी देर तक खड़ा रहा, कितनी देर कह नहीं सकता। अर्धनिद्रा की अवस्था में मैं चुपचाप चिड़िया की परछाई को बगैर कुछ सोचे विचारे एकटक निहारता रहा। अथवा यह भी हो सकता है कि मेरे अवचेतन मन के किसी कोने में कुछ विचार चलता भी रहा हो। मनोवैज्ञानिक ढंग से अगर कहूँ तो फिर भी मैं घास के ढेर के ऊपर पड़ रही चिड़िया की परछाई को ही देख रहा था। धीरे धीरे चिड़िया की परछाई से छनकर एक आवाज आती हुई मुझे प्रतीत होने लगी। किसकी है यह आवाज? मुझे जैसे कोई बुला रहा था। मैं अपने पीछे देखने के लिए मुड़ा और देखा कि वहां अहाते के सामने यही कोई 15-16 साल की एक लड़की खड़ी थी, बहुत ही खूबसूरत। उसके बाल छोटे छोटे और सीधे थे। उसने आंखों पर ऑरेंज कलर के फ्रेम वाला गहरे रंग का धूपी चश्मा और एडिडास की हल्के नीले रंग की बिना बाह वाली टी शर्ट पहन रखी थी। सुडौल सुंदर बाहों को मई महीने की तेज धूप से बचाने के लिए उसने बहुत अच्छी क्रीम का इस्तेमाल कर रखा था। अपना एक हाथ शॉर्ट्स की पॉकेट में और दूसरा बांस से बने गेट के ऊपर रखकर उसी का सहारा लिए हुए वह कुछ सोचती सी खड़ी थी। हाय, आप कैसे हैं? उसने कहा। हाय, मैं ठीक हूँ, मैंने जवाब दिया। लो, फिर से मिल गई एक, मैंने अपने मन में कहा। आज लगता है मुझे दिन भर औरतों को ही झेलना पड़ेगा।
सुनिए 1 मिनट, क्या आपके पास एक सिगरेट होगी? लड़की ने पूछा। मैंने होप की एक पॉकेट अपने जेब से निकालकर लड़की और बढ़ा दी। उसने अपनी शॉर्ट्स की जेब से अपना हाथ बाहर निकाला, सिगरेट की पॉकेट से एक सिगरेट ली और उसे अपने मुंह में डालने से पहले उसे कुछ देर जांचा परखा। बड़ा छोटा सा मुंह था उसका और ऊपरी होंठ जरा सा लहरदार था। मैंने माचिस की एक तीली जलाकर उसकी ओर बढ़ाया। वह आगे की ओर जरा सा झुककर अपनी सिगरेट जलाने चली तो उसका एक कान दिख गया। बड़ा नाजुक, बहुत लुभावना था, जैसे वह सांचे में ढालकर बनाया गया हो। उसका बाहरी हिस्सा सुंदर बालों की एक लट के साथ एकाकार होकर चमक रहा था। उसने सिगरेट का एक जोरदार कश लिया और अपने मुंह को गोल करके धुआं बाहर निकाला। उसके बाद वह मेरी ओर देखने लगी, जैसे अचानक उसे याद आ गया हो कि मैं भी वहाँ हूँ। उसके चश्मे के दोनों शीशों में मेरे 2 अलग अलग चेहरे दिखाई दे रहे थे। शीशे इतने डार्क कलर के थे कि उसकी आंखों का हाव भाव देख पाना नामुमकिन था। क्या आप यहीं कहीं पड़ोस में रहते हैं? लड़की ने पूछा। हाँ, मैंने जवाब दिया और अपने घर की तरफ इशारा करने वाला था, लेकिन मुझे सही मालूम नहीं पड़ा कि मेरा घर वहाँ से किस दिशा में है, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे रास्ते के तमाम घुमावों से होकर गुजरना पड़ा था। वैसे मैं किधर भी इशारा कर देता उससे फर्क ही क्या पड़ने वाला था। कितनी देर से आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ मैं एक बिलौटे की तलाश कर रहा हूँ। आज वह 3-4 दिनों से गायब है। पसीने से तर अपने हाथ को अपनी पतलून में पोंछते हुए मैंने उससे स्पष्ट किया। किसी ने मुझे बताया कि बिलौटा यहीं कहीं दिखाई पड़ा था। कैसा है वह? बड़ा सा है। उसके शरीर पर भूरी भूरी धारियां है और उसकी पूंछ के आखिर में एक छोटी सी गांठ है। नाम क्या है? किसका? अरे भाई, बिलौटे का। उसका कुछ नाम तो होगा कि नहीं है। मुझे ऐसा लगा जैसे कि वह चश्मे से ढंकी अपनी आंखों को मेरी आंखों में डालकर कहा हो, नोबोरू वाटनाबे। यह तो बड़ा फैंसी नाम है जी। दरअसल यह मेरे साले का नाम है। मेरी पत्नी ने मजाक मजाक में उसी का नाम रख दिया है। वह कहती है कि इस तरह से उसे हमेशा अपने भाई की याद आती रहती है। वह कैसे? जैसे कि वह लोड़ता है, चलता है, अपनी अधखुली आंखें मुलमुलाता रहता है और भी इसी तरह की कुछ छोटी छोटी आदतें हैं उसकी। यह सुनते ही लड़की मुस्कुरा पड़ी और अपना गागल्स उतार दिया तो मैंने देखा कि जितना मैं सोच रहा था उससे वह बहुत छोटी उम्र की थी। अपना ऊपरी होंठ वह कुछ अजीब तरीके से घुमाने लगी। धीरे धीरे मुझे सहलाओ। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने यह कहते हुए किसी को सुना। सुनकर लगा कि यह तो उसी फोन करने वाली औरत की आवाज थी। मैंने अपने माथे का पसीना अपने हाथ के पिछले भाग से रगड़कर पोंछा। लड़की ने कहा, बिलौटे के शरीर पर भूरी धारियां है और उसकी पूंछ के आखिर में एक गांठ है और गले में एक पट्टा है। मैं सही कह रही हूँ ना? हाँ, काला पट्टा। लड़की ने 10-15 सेकेंड के लिए सोचा और अभी भी उसका एक हाथ गेट के ऊपर ही टिका था। उसने अपनी सिगरेट की बची हुई ठूंठ जमीन पर मेरे पैरों के एकदम पास में फेंक दिया। क्या आप अपने पैर से रगड़कर उसे बुझा देंगे? मैंने कुछ पहना नहीं है, बिल्कुल नंगे पांव हूँ। मैंने सिगरेट की ठूंठ को अपने टेनिस शूज के शोल से अच्छी तरह कुचल दिया। उस बिलौटे को लगता है मैंने अभी अभी देखा है। उसने आहिस्ता आहिस्ता बताना शुरू किया। वैसे मैंने उसकी पूंछ का आखिरी सिरा तो नहीं देखा, लेकिन हाँ, वह भूरा था, बड़ा था और शायद पट्टा भी था उसके गले में। यह कब की बात है जब उसे देखा आपने? अरे हाँ, कब देखा मैंने उसे? मुझे पक्का यकीन है कि मैंने उसे अनेक मर्तबा देखा है। मैं लगभग रोज ही यहाँ अहाते में आकर धूप सेंकती हूँ, इसलिए सब कुछ गड़बड़ हो गया है। मैं स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कह पा रही हूँ।
वैसे यह पिछले 3-4 दिनों की बात है। यह अहाता बिलौटे बिल्लियों का अड्डा है। हर समय वे यहाँ चक्कर काटते रहते हैं। वे सुजुकी बाइक के शोरूम से होकर यहाँ अहाते में दाखिल होते हैं, फिर हमारे अहाते से शॉर्टकट मारकर मियावाकी के अहाते में चले जाते हैं। वह बताती जा रही थी और उस खाली पड़े घर की तरफ इशारे करती जा रही थी। रोज की तरह आज भी पत्थर की चिड़िया की मूर्ति अपने पंख ऊपर की ओर फैलाए हुए थी। गोल्ड नोड के फूल खिले हुए थे और टीवी एंटीना पर बैठकर कबूतर गुटरगू कर रही थी। धन्यवाद, इतना सुराग तो दिया आपने। हे, मैं उसे ढूंढ निकालूंगी। क्यों नहीं आप मेरे अहाते में चलकर इंतजार करते? हर हालत में सारे बिलौटे बिल्लियां इधर से ही गुजरेंगे, और इसके सिवाय अगर आप लुक छिपकर यहाँ से ताक-झांक करेंगे तो हो सकता है कोई आपको चोर समझ ले और पुलिस बुला दे। शायद आप इधर पहली बार आए हो, लेकिन मैं किसी दूसरे के अहाते में बैठकर एक बिलौटे का इंतजार नहीं कर सकता हूँ। मैं कह रही हूँ कर लीजिए, यह कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे भी मेरे घर कोई नहीं है, मैं अकेली पड़ी एकदम बोर हो रही हूँ। जब तक बिलौटा दिखाई नहीं देता क्यों न हम दोनों यही धूप सेंके? मेरी नजर बहुत तेज है, मैं वास्तव में आपकी मदद कर सकती हूँ। मैंने अपनी घड़ी देखी, 2:36। मेरे जिम्मे अभी 2 काम हैं, कपड़े ले जाकर लॉन्ड्री में देना है और डिनर का इंतजाम करना है। वैसे आप कह रही है तो ठीक है, 3 बजे तक मैं रुक जाता हूँ, मैंने कहा, लेकिन अभी भी मैं परिस्थिति को ठीक से समझ नहीं पा रहा था। मैं गेट खोलकर अंदर गया, लड़की आगे आगे और मैं पीछे पीछे। तब मैंने देखा कि वह अपना बायां पैर थोड़ा थोड़ा घिसट रही थी। उसके छोटे छोटे कंधे समान अंतराल पर बाईं तरफ एक मशीनी तरीके से झुक जा रहे थे। मेरे कुछ आगे जाकर वह रुक गई और अपने साथ साथ चलने के लिए मुझे इशारा किया। पिछले महीने एक एक्सीडेंट हो गया, लड़की ने अपने बारे में बताते हुए कहा। मेरा दुर्भाग्य था, मैं बाइक पर किसी के साथ बैठी थी कि अचानक फेंका गई। बाहर लॉन के बीच में 2 फोल्डिंग चेयर पड़ी हुई थी। एक के पीछे एक बड़ा सा नीले रंग का तौलिया लटक रहा था और दूसरी के ऊपर एक रेड मार्लबोरो का बॉक्स, एक एस्ट्रे, एक लाइटर, एक बड़ा रेडियो कैसेट प्लेयर और कुछ मैगजीन्स पड़े थे। रेडियो बड़ी धीमी आवाज में बज रहा था, शायद कोई रॉक ग्रुप का संगीत था जिसे मैं पहचान नहीं पा रहा था। उसने कुर्सियों पर से सारी अव्यवस्थित चीजें उतारकर नीचे घास पर रख दी और रेडियो बंद करते हुए मुझे बैठने के लिए कहा। जो ही मैं कुर्सी पर बैठा त्यों ही मेरी नजर दूसरी ओर स्थित गली और खाली घर पर चली गई। मैं वहां से सफेद पत्थर से बनी चिड़िया की मूर्ति, गोल्ड नोड के फूल और तारों की बाढ़ देख ले पा रहा था, इसलिए मुझे यह पूरा यकीन हो गया कि लड़की मुझे यहाँ से बराबर देख रही थी। उसका अहाता बड़ा था, लेकिन बहुत सिंपल, तड़क भड़क से कोसों दूर। किसी दिखावटी चीज का नितांत अभाव। लॉन का ढाल कम था और उसमें कहीं पौधे भी उगे थे। हमारी कुर्सियों के बाईं तरफ एक कंक्रीट से बना हुआ पक्का तालाब था, जिसका इस्तेमाल देखने से साफ लग रहा था कि अभी हाल के दिनों में ज्यादा नहीं हुआ था। उसका पानी सूख चुका था और तल पर जमी काई सूखकर बदरंग हो गई थी। सूरज की रोशनी पड़ने पर उसका तल ऐसे चमक रहा था जैसे कोई पानी में रहने वाला उल्टा पड़ा जंतु। वेस्टर्न स्टाइल के उसके पुराने घर का अगला हिस्सा अजीब तरीके से झुकाकर बनाया गया था। वह न तो बहुत बड़ा था और न ही बहुत सजा सजाया, फिर भी पेड़ों के झुरमुट के पीछे स्थित वह अत्यंत मनोहारी लगता था। अहाते की लंबाई चौड़ाई भी बराबर नहीं थी और समुचित रखरखाव का अभाव स्पष्ट झलक रहा था। कुछ समय तक मैंने पार्ट टाइम में लॉन मोइंग का काम किया है, मैंने कहा। ओह अच्छा, लड़की बगैर कोई दिलचस्पी दिखाते हुए बोली। इतने बड़े अहाते को सुसज्जित रखना बहुत कठिन काम है। अपने चारों ओर देखते हुए मैंने कहा, क्या आपके यहाँ अहाता नहीं है?
बस छोटा सा 2 या 3 हाइड्रेंजा लगाने भर की जगह है। मैंने कहा, हर समय आप यहाँ अकेले ही रहती है? हाँ, ऐसा ही मान लीजिए, दिन भर तो हमेशा अकेले ही रहती हूँ। सुबह शाम एक कांवाली आती है, नहीं तो मैं अकेले ही हूँ। यह बताइए कि क्या आप कोल्ड ड्रिंक लेंगे? वैसे बियर भी है मेरे पास। नहीं नहीं, कुछ नहीं लूंगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे ऐसा क्यों कह रहे हैं? ले लीजिए कुछ, इसमें क्या है? नहीं, मेरे लिए आपको किसी तकल्लुफ की जरूरत नहीं है, नाहक आप परेशान हैं। क्या आप स्कूल नहीं जाती है? उसने मेरे सवाल का जवाब दिए बगैर सवाल किया, आप काम क्या करते हैं? मैं कोई काम नहीं करता हूँ। बेरोजगार है? हाँ, वही समझ लीजिए। नौकरी मैंने छोड़ दी। आप कौन सी नौकरी कर रहे थे? एक एडवोकेट के यहाँ, मैंने गोलमोल जवाब दिया। बीच में सांस लेने के बहाने बात काट दी और फिर बोला, मेरे जिम्मे प्रशासनिक भवनों और सरकारी दफ्तरों से अभिलेख इकट्ठा करना, कागजातों की फाइल बनाना, मुकदमों की नजीर रखना, अदालती कार्रवाइयों की जानकारी रखना और इसी प्रकार के अनेक महत्वपूर्ण काम थे। फिर भी छोड़ दिया आपने? हाँ जी। क्या आपकी वाइफ नौकरी करती है? हाँ, मैंने कहा और एक सिगरेट निकाली। उसे अपने मुंह में डालकर माचिस जलाकर सुलगा लिया। वाइन अब बर्ड पास के किसी पेड़ पर बैठा घूघू कर रहा था। 12-13 मिनट के एक अच्छे खासे वक्त तक वह घूघू करता रहा और फिर दूसरे पेड़ पर उड़ गया। बिलौने बिल्लियां हमेशा उधर से ही निकलते हैं। सामने की घास की ओर संकेत करते हुए लड़की ने बिना रसन के बेतरतीब बात करते हुए बोली, सुजुकी शोरूम के पीछे श्मशान को देखा है आपने? वे उसी के दाएं से निकलकर बाहर आ जाते हैं और वहां से दौड़ते हुए आकर गेट के अंदर घुस जाते हैं, फिर उधर से अहाते में दाखिल हो जाते हैं। आने जाने के लिए वे हमेशा इसी रूट का इस्तेमाल करते हैं। क्या आप सुजुकी जी को जानते हैं? अरे वो कॉलेज के प्रोफेसर हैं। उनका आधा समय तो टीवी देखने में कटता है। सुजुकी जी, मैं असमंजस में पड़कर बोला। वह कुछ विस्तार पूर्वक चर्चा करती, किंतु उसे लगा कि मैं सुजुकी जी के बारे में नहीं जानता हूँ। मैं तो कभी भी टीवी नहीं देखता हूँ, मैंने कहा। वह परिवार तो बड़ा ही भयानक है भाई। सारे के सारे लोग टीवी से चिपके रहते हैं। टीवी देखने वाले अमूमन सारे लोग फ्रॉड होते हैं। अच्छा, ऐसा है क्या? लड़की ने अपने मालबोरो का बॉक्स उठाया और उसमें से एक सिगरेट निकालकर उसे बिना जलाए ही अपनी उंगलियों के बीच फंसाकर घुमाने लगी। वैसे उस परिवार में कुछ अच्छे लोग भी हैं, लेकिन फिर भी मेरे टाइप के नहीं हैं। अब मियावाकी को ले लीजिए, वे बहुत अच्छे लोग हैं। मिसेज मियावाकी तो बहुत अच्छी थी। मियावाकी जी 2-3 फैमिली रेस्टोरेंट चलाते हैं। वो मियावाकी लोगों का क्या हुआ? कुछ पता नहीं। लड़की अपने सिगरेट के सिरे को झटके देते हुए बोली, शायद बहुत कर्ज हो गया था उनके ऊपर। बड़ा तहलका मचा एक बार, तब वे लोग यहाँ से छोड़कर कहीं चले गए। मुझे लगता है उस घटना के यही कोई 2 साल हुआ होगा। जब सब कुछ बर्बाद हो गया तो क्या करते? बिलौटे बिल्लियों की तादाद बढ़ती गई, किसी का ध्यान उनकी तरफ नहीं गया। माँ तो बराबर शिकायत करती रही। क्या ढेर सारे बिलौटे बिल्लियां हो गए हैं? उसने सिगरेट अपने मुंह में डाली और उसे लाइटर से जला लिया। तब हाँ में सिर हिलाते हुए बोली, अनेक प्रकार के बिलौटे और बिल्लियां हैं। कुछ के शरीर के बाल झड़ गए हैं, कितने तो एक ही आंख के हैं। उनकी एक आंख की जगह मांस का बड़ा गुमलासा जैसा कुछ दिखता है, एकदम भद्दा है कि नहीं? हाँ, भद्दा तो लगता ही होगा, मैंने सहमति दर्ज की। मेरी चचेरी बहन के तो 6 उंगलियां हैं। वह उम्र में मुझसे जरा सी बड़ी है। उसके दाहिने हाथ की कानी उंगली के बगल में एक और छोटी सी उंगली जुड़ी है।
वह हमेशा उसे बड़ी सावधानी से नीचे मोड़कर रखती है, इसलिए कोई भी नहीं कह सकता कि उसकी 6 उंगलियां हैं। सचमुच ही वह एक बहुत अच्छी लड़की है। हाँ, आपको क्या लगता है ऐसी चीजें पुश्तैनी होती है? जैसे कि लोग अक्सर कहते हैं कि यह अमुक के खून में है। मैं बता नहीं सकता, इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। कुछ देर लड़की चुप रही। मैं अपनी सिगरेट पीता रहा और नजरें बिलौटे बिल्लियों के आने के रास्ते पर गड़ाए रहा, लेकिन उतने समय में एक भी बिलौटा या बिल्ली उधर से नहीं गुजरी। हे, आप क्या सचमुच कुछ नहीं लेंगे? मैं थोड़ा सा कोला पीने जा रही हूँ, लड़की ने। हे, आप क्या सचमुच कुछ नहीं लेंगे? मैं थोड़ा सा कोला पीने जा रही हूँ, लड़की ने कहा। न, धन्यवाद, मैंने कहा। लड़की अपनी कुर्सी से उठी और अपने पैरों को घिसटते हुए अंदर चली गई। तब मैं अपने पैरों के पास पड़ी पत्रिकाओं में से एक उठा ली और उसके पन्नों को पलटने लगा। जो मैंने सोचा था उसके एकदम उलट वह पुरुषों की एक मासिक पत्रिका थी। बीच वाले पेज पर एक औरत की तस्वीर छपी थी जो अप्राकृतिक पोज में बैठी हुई थी, दोनों पैरों को छितराए हुए ताकि उसकी वजाइना का हिस्सा और वहां पर उगे बाल स्टॉकिंग्स पहनने के बावजूद भी देखे जा सकते थे। यह तो मनोरंजन का भरपूर साधन है, मैंने सोचा और पत्रिका जहां से उठाई थी पुनः वहीं पर रख दी। उसके बाद दोनों हाथों को अपने सीने पर बांधकर फिर से मैंने बिलौटे बिल्लियों वाले रास्ते पर अपनी नजर गड़ाई। जब तक लड़की अपने हाथ में कोला लेकर वापस आई मुझे लगा कि सदियां बीत गई। उसने एडिडास की टी शर्ट उतारकर शॉर्ट्स के ऊपर एक बिकिनी टॉप पहन लिया था। छोटी सी ब्रा की डोरियों को पीछे खींचकर बांधा गया था जिससे उसके बड़े बड़े गोलाकार बूब्स बाहर झांकने लगे थे। निश्चय ही यह मेरी सबसे हॉट दोपहर थी। बाहर धूप में कुर्सी पर बैठे बैठे मेरी भूरी टी शर्ट पसीने से एकदम भीग गई। हाँ तो बताइए, लड़की बात जहाँ छोड़कर गई थी वहीं से शुरू करते हुए बोली, अगर आपको पता चले कि आप जिस लड़की से प्रेम करते हैं उसके 6 उंगलियां हैं, तो आप क्या करेंगे? मैं उसे सर्कस वालों के हाथ बेच दूंगा, मैंने कहा। सचमुच? नहीं, मजाक कर रहा हूँ, मैंने कहा और फिर कुछ सोचकर बोला, हो सकता है मैं उस पर कोई ध्यान न दूं। जब आपके बच्चों में ऐसा हो तब भी? मैं कुछ देर सोचा और फिर बोला, मुझे नहीं लगता कि मैं इसके बारे में कुछ सोचूंगा। एक उंगली हो या ढेर सारी उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? अगर उसके पास 4 बूब्स हो तब? इस पर मैंने कुछ ज्यादा देर तक विचार किया और तब बोला, मुझे नहीं पता। 4 बूब्स, मुझे लगा कि उसकी बातें कभी समाप्त होने वाली नहीं है, इसलिए मैंने विषय बदलने का निश्चय किया और पूछा, उम्र कितनी होगी आपकी? 16 साल, अभी जल्दी ही मेरा 16वां लगा है। हाई स्कूल में पहला साल है मेरा। लेकिन आप स्कूल तो जाती नहीं है। इस वक्त मैं ज्यादा चल नहीं पाती। चोट की वजह से मेरे पैर दर्द करने लगते हैं। आंख के ठीक बगल में भी घाव हो गया था। मेरे स्कूल की डिसिप्लिन बहुत टाइट है। अगर उन्हें पता चल गया कि बाइक से गिरकर मुझे चोट लगी है तो बता नहीं सकती कि मैं किस मुसीबत में पड़ जाऊंगी। इसलिए मैंने बीमारी का बहाना बनाकर स्कूल से छुट्टी ले ली है। अगर जरूरत पड़ी तो मैं साल भर की छुट्टी ले लूंगी। हाई स्कूल पास करके ग्रेजुएट बनने की मुझे कोई जल्दी नहीं है। हाँ अच्छा, बहरहाल हम क्या बात कर रहे थे? आपने कहा कि आपको 6 उंगलियों वाली किसी लड़की से शादी करने में कोई एतराज नहीं है, लेकिन 4 बूब्स के सवाल पर आपने कोई जवाब नहीं दिया। उस पर आपने विषय बदल दिया। मैंने कोई विषय नहीं बदला, मैंने सिर्फ कहा कि मुझे पता नहीं। क्यों नहीं पता आपको? मैं उस पर सही ढंग से विचार नहीं कर सकता। लेकिन आपने 6ठी उंगली पर तो फट से विचार कर लिया। वह दूसरी बात है।
कैसे वह दूसरी बात है? 6 उंगली या 4 बूब्स? एक बार फिर मैंने कुछ देर उस पर विचार किया, लेकिन क्या कहूँ यह समझ में नहीं आया। अच्छा, यह बताइए कि आपको क्या लगता है मैं बहुत ज्यादा सवाल करती हूँ? अपने चश्मे के अंदर से मेरी आंखों में झांकते हुए लड़की ने कहा। वह तो आपको बता दिया, मैंने तुरंत कहा। कभी कभी सवाल करने में कुछ भी गलत नहीं है। सवाल करने से सामने वाले को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। फिर भी अधिकांश लोग मुझे नहीं लगता कि सोचने के लिए मजबूर होते हैं। अपने पैर के अंगूठों के सिरे को निहारते हुए उसने कहा, सारे लोग चलताओ जवाब देकर निकल लेते हैं। मैंने अपने सिर को हिलाया और फिर से एक बार बिलौटे बिल्लियों के आने जाने वाले रास्ते की ओर अपनी नजरें गड़ा दी। मैं साला यहाँ फोकट में कर क्या रहा हूँ? अभी तक इधर से एक झठी बिल्ली भी तो नहीं गुजरी। अपने हाथों को अपनी छाती पर बांधे हुए मैंने 20 या 30 सेकंड के लिए अपनी आंखें मूंद ली। आंखें बंद किए वहां पर पड़े पड़े मुझे लग रहा था कि मेरे शरीर के पोर पोर पसीने से भीग रहे हैं। माथे पर, नाक के ऊपर, नाक के नीचे, गर्दन पर, चारों ओर पसीना ही पसीना चुचुहाने से मुझ में एक तरह की सनसनी फैल रही थी, क्योंकि पसीना इधर उधर से ढुलक रहा था। मेरी टी शर्ट भीग कर मेरे सीने से चिपक गई थी, इसलिए जो धूप मेरे ऊपर पड़ रही थी वह भी मुझे भारी लग रही थी। जब लड़की गिलास में अपना पेट बना रही थी तो बर्फ की खनखनाहट मुझे सुनाई पड़ रही थी। चाहो तो जाकर सो जाओ, जब आपका बिलौटा मुझे दिखाई पड़ेगा तो मैं आपको जगा दूंगी, लड़की ने धीरे से फुसफुसाकर कहा। आंखें मूंदे हुए ही मैंने चुपचाप ना में सिर हिलाया। तत्काल कोई आवाज नहीं हुई। वह कबूतर और वह वाइंड अप बर्ड निश्चित ही कहीं चले गए थे। कोई हवा का झोंका नहीं और किसी कार को स्टार्ट करने की कोई आवाज भी नहीं। इस दौरान मैं टेलीफोन की उस आवाज के बारे में सोचने लगा, तब क्या होता अगर मैं सचमुच उस औरत को जानता होगा। लाख कोशिश के बावजूद भी वैसी आवाज वाली कोई औरत मेरे दिमाग में नहीं आई। वैसे अब वह मेरे दिमाग में थी भी नहीं, मेरे अवचेतन मन से भी वह बहुत पहले निकल गई थी। बस उसकी लंबी परछाई का चिन्ह इटालियन कलाकार किरिको के विजन के सदृश मेरी सोच के रास्ते पर पड़ रहा था और मेरे कानों में निरंतर गुंजायमान हो रहा था। अरे, सो गए आप? लड़की की आवाज इतने धीमे से आई जैसे कोई आवाज ही न हुई हो। नहीं नहीं, मैं जगा हूँ, मैंने जवाब दिया। क्या मैं आपके पास आकर बैठूं? तब फुसफुसाकर आपसे बात करना मेरे लिए आसान हो जाएगा। आ जाइए, आंखें मूंदे मूंदे ही मैंने कहा और मुझे सुनाई पड़ा कि लड़की अपनी कुर्सी खिसकाकर मेरे इतने करीब लाई कि मेरी कुर्सी से उसकी कुर्सी एकदम सट गई। गजब! मुझे लगा कि लड़की की आवाज मेरी आंख मूंदने पर वैसी नहीं है जैसी वह मेरी आंखों के खुले रहने पर लगती है। यह मुझे हो क्या गया? ऐसा मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ था। क्या मैं कुछ कहूँ? लड़की ने पूछा, लेकिन आप मुझे टोकेंगे नहीं, आपको जवाब नहीं देना है। आप किसी वक्त एकदम सो सकते हैं। अच्छा, मैंने कहा। मौत, लोग रोज ही मर रहे हैं। यह सब कुछ बहुत ही आकर्षक होता है, लड़की ने कहना शुरू किया। वह मेरे कान में मुंह करके फुसफुसा रही थी, इसलिए आवाज गर्मागरम और भीगी हुई सांसों के साथ मेरे शरीर में प्रवेश कर रही थी। वह कैसे? मैंने पूछ दिया। लड़की ने चुप कराने के लिए मेरे मुंह के ऊपर अपनी उंगली रख दी और बोली, न, कोई सवाल नहीं। अभी आप मुझसे न कुछ पूछेंगे और न ही अपनी आंखें खोलेंगे। समझ गए? मैंने उसकी आवाज की तरह ही अस्पष्टता से सिर हिलाया। उसने मेरे मुंह पर से अपनी उंगली हटा ली और उसी उंगली को मेरी कलाई पर फिराने लगी। मैं सोचती हूँ कि उसे नश्तर से काटकर खोला जाए तो कैसा लगेगा। मैं किसी डेड बॉडी की बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि मौत को ही काटने की बात कर रही हूँ। उसमें कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो मिलेगा ही, मुझे पता है यह।
बुलबुली गेंद की तरह नीरस और लचीला तथा लकवाग्रस्त नसों की तरह मैं उसे डेड बॉडी से अलग करूंगी और फिर काटकर खोलूंगी। मैं हमेशा ही इसके बारे में सोचती रहती हूँ। कल्पना करती हूँ कि उसके अंदर क्या होगा। शायद वह अंदर से टूथपेस्ट जैसा लसलसा हो। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? लड़की हल्के हल्के 2 मर्तबा खांसी। फिलहाल मैंने यही सब सोचा है। मैं दिन भर बिल्कुल खाली बैठी रहती हूँ, शायद इसीलिए, लेकिन सचमुच मैं ऐसा ही सोचती हूँ। जब मेरे पास करने को कुछ नहीं होता है तब मेरा मन दूर तक भटकता है। मैं अपने विचारों में इतना अंदर तक चली जाती हूँ कि खो जाती हूँ और वहाँ से वापस निकल पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके बाद लड़की ने अपना बाकी कोला पीने के लिए अपनी उंगली मेरी कलाई से हटा ली। यह मैं खाली गिलास में बर्फ के टकराने की आवाज से कह सकता हूँ। मैं बिलौटे पर चौकसी रख रही हूँ, उसके बारे में फिक्र न करें। जो ही मुझे नोबोरू वाटनाबे दिखाई पड़ेगा त्यों ही मैं आपको बता दूंगी, इसलिए आप अपनी आंखें बंद रखें। नोबोरू वाटनाबे अब किसी मिनट इधर से टहलते हुए आ जाएगा। मेरे कहने का मतलब कि सारे के सारे बिलौटे बिल्लियां इसी रूट से आते हैं, तो वह जाएगा किधर? जब तक इंतजार करना है तब तक हम चलिए उसके विचारों में डूब जाएं। जैसे कि नोबोरू वाटनाबे अब आएगा, अब वह आ जाएगा। वह घासों में से होकर आएगा, दीवार के नीचे नीचे छिपकर आएगा, थमकते हुए और फूलों को सूंघते हुए आएगा। पल पल वह करीब आता जा रहा है। कोशिश करिए और उसकी कल्पना करिए। उसके कहे अनुसार मैंने किया और अपने मन की आंखों से बिलौटे को देखने की कोशिश करने लगा, लेकिन बड़ी कोशिश के बावजूद मैं केवल बिलौटे का अस्पष्ट सा खाका ही खींच सका। तपता सूरज मेरी भौहों को झुलसा रहा था और इसलिए कोई चित्र देखने के पहले ही बिखर जाता था, जिसे ऊपर से चाहे जितनी भी कोशिश मैं कर लूं, बालों से ढके एक चेहरे के सिवाय साफ तौर पर मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। अपने नोबोरू वाटनाबे का चित्र खींचने में मैं नाकाम रहा। किसी न किसी तरह वह बिगड़ जाता और विकृत हो जाता था। वहाँ बस छलावा ही छलावा मिलता, मूल स्वरूप गायब हो जाता। इतना तक भी मुझे याद नहीं आता था कि वह चलता कैसे था। लड़की ने एक बार फिर अपनी उंगली मेरी कलाई पर रख दी और इस मर्तबा उस पर कोई प्रारूप बनाने लगी, एक अनिश्चित प्रारूप का आड़ा तिरछा रेखाचित्र। जब वह मेरी कलाई पर रेखाचित्र बना रही थी तो जैसे एक रूप होकर अंधेरे की एक अलग सूरत मेरे मन में प्रवेश करती जा रही थी। मुझे लगा कि मैं नींद में हूँ। उस तरीके से नहीं जैसे कि मैं सो जाया करता हूँ, बल्कि मेरी ऐसी स्थिति हो गई थी कि मेरे साथ कुछ भी घटित हो जाए उसे मैं रोक नहीं सकता। कुर्सी के नरम गद्दे पर मेरा शरीर बहुत भारी भारी लग रहा था। मेरी आंखों के आगे घिरते हुए अंधेरे में नोबोरू वाटनाबे के चारों पैरों की एक साफ इमेज मेरे दिमाग में आई। गद्दीदार पॉलियों के साथ 4 बिल्कुल भूरे भूरे पंजे, बिना कोई आवाज किए वे ऊबड़ खबड़ जगहों पर चल रहे थे। किस मुकाम पे, किधर, कुछ पता नहीं। क्या कहीं कोई अंधेरा कोना नहीं है आपका? औरत ने फोन पर कहा था। जब मैं जागा तो पाया कि मैं अकेला हूँ। मेरे बगल में रखी कुर्सी से उठकर लड़की चली गई थी। तौलिया, सिगरेट और पत्रिकाएं सब के सब वहीं पड़े हुए थे, लेकिन कोला तथा रेडियो कैसेट प्लेयर वहां से गायब थे। सूरज पश्चिम की ओर बढ़ चला था और मैं पाइन वृक्षों की छाया में बैठा था। मेरी घड़ी में इस वक्त 3:40 हो रहा था। जिस प्रकार किसी खाली डिब्बे को हिलाया जाता है, मैं कभी कभी उसी तरह अपने सिर को हिलाता था और चारों ओर देखने के लिए कुर्सी से उठकर खड़ा हो जाता था। पहले पहल मैंने जैसा देखा था मुझे अब भी सब कुछ वैसा ही नजर आ रहा था। बड़ा सा लॉन, सूखा पक्का तालाब, झाड़ियां, पत्थर की चिड़िया, गोल्डन रॉड, टीवी का एंटीना, लेकिन मुझे न लौटा नजर आया और न ही लड़की। मैं छाया में घासों पर लेट गया
और एक नजर बिलौटे बिल्लियों के तथा दूसरी नजर लड़की के आने के रास्ते पर लगाए हुए इस इंतजार में अपनी हथेलियां हरी हरी घासों पर फिराने लगा कि शायद वे वापस आ जाएं। 10 मिनट बीत गया, फिर भी न बिलौटा दिखाई दिया और न ही लड़की। किसी अन्य चीज के भी हिलने डुलने का एहसास तक नहीं हुआ। मैं इस स्थिति को चुपचाप झेलने के लिए विवश था। मेरा मन कर रहा था कि नींद के आगोश में मैं भयानक तरीके से किसी नई चीज को पुरानी करने में लगा था। मैं फिर खड़ा हुआ और उस घर पर एक नजर डाली, लेकिन उसके आसपास किसी चीज का निशान तक दिखाई नहीं दिया। वहां बस अस्ताचल सूर्य पश्चिम की खिड़की से निहार रहा था। अब वहां पर मेरे लिए कुछ खास करने को नहीं था, सिवाय इसके कि घासों में से रास्ता बनाता हुआ मैं घर की ओर चल पड़ूं। आखिरकार मैंने अपनी जान बहुत कोशिश की, लेकिन बिलौटा नहीं मिला। मैं घर वापस आ गया। कपड़े सूख गए थे, उन्हें उतारकर अंदर रख दिया और जल्दी जल्दी कुछ सादा भोजन बनाया। उसके बाद लिविंग रूम के फर्श पर ही पसरकर दीवार की टेक लिए शाम का अखबार पढ़ने लगा। 5:30 पर टेलीफोन की रिंग 1-2 बार नहीं 12 बार बजी, लेकिन मैंने रिसीवर नहीं उठाया। रिंग बंद होते ही उस अंधेरे बंद कमरे में एक खालीपन सा उड़कर आई रेत की तरह फैल गया। टीवी के ऊपर लगी दीवार घड़ी में अदृश्य समय की सुइयां चलती जा रही थी। मैंने सोचा कि यह संसार निरंतर गतिशील एक खिलौने की तरह है। एक दिन वाइंड अप बर्ड आएगा और इस संसार रूपी घड़ी की स्प्रिंग को वाइंड कर देगा। मैंने सोचा कि मैं वाइंड अप बर्ड को लेकर एक कविता लिखूं, लेकिन मुझे उसकी पहली लाइन ही नहीं सूझ रही थी। इसके सिवाय यह यकीन करना मेरे लिए कठिन था कि एक वाइंड अप बर्ड पर लिखी कविता को पढ़कर क्या हाई स्कूल की छात्राएं मंत्रमुग्ध होंगी। उन्हें तो इतना भी पता नहीं होगा कि वाइंड अप बर्ड जैसी कोई चीज इस दुनिया में होती भी है। जब मेरी पत्नी घर पहुंची तो 7:30 बज गया था। अरे आज तो बहुत लेट हो गया मुझे, उसने आते ही कहा। एक छात्रा का होमवर्क चेक करने में मुझे काफी वक्त लग गया। वह पार्ट टाइमर लड़की बहुत डल है, उसका सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। चलो कोई बात नहीं, कहकर मैं किचन में चला गया। फ्राई पैन में एक मछली फ्राई की, सलाद काटा और मिसो सूप बनाया। उसी दौरान मेरी पत्नी ने किचन टेबल पर ही रखकर शाम का अखबार पढ़ लिया और मुझसे पूछा, हे क्या तुम 5:30 पर घर पे नहीं थे? मैंने कॉल करने की कोशिश की थी कि तुम्हें बता दूं कि मुझे कुछ देर हो जाएगी। हाँ, वो बटर कम पड़ गया था तो वही कुछ और लेने में बाजार चला गया था, मैंने झूठ बोला। पैन जाना तुम्हें याद था कि नहीं? हाँ, क्यों नहीं, मैंने जवाब दिया। क्या बिलौटे का कुछ पता चला? नहीं, कुछ भी नहीं। ओह, मेरी पत्नी आ भरने लगी। जब मैं बाथरूम से स्नान करके बाहर निकला तो वह लिविंग रूम में अंधेरा करके बैठी थी। मैं एक भूरी शर्ट डालकर अंधेरे में उसे टटोलने लगा। वह गट्ठर बनी एक जगह पड़ी हुई थी। वह बिल्कुल उदास लग रही थी। अपने बालों को तौलिए से सुखाते हुए मैं उसके सामने सोफे पर बैठ गया। क्या हुआ? क्यों इतनी उदास हो? मैंने कहा। मुझे ऐसा लगता है कि बिलौटा मर गया। इतना दिल छोटा मत करो। वह कहीं दिखा नहीं है मुझे, बस जब उसे भूख लगेगी तो वापस आ जाएगा। ऐसा वह पहले भी कर चुका है, याद है ना? उस वक्त जब हम केंजी में रहते थे। इस मर्तबा दूसरी बात है। मुझे लगता है कि बिलौटा मर चुका है और घासों में कहीं पड़ा सड़ रहा है। क्या तुमने खाली पड़े घर के सामने के आहारे की घासों को टटोला? अब बस भी करो। मान लिया वह घर खाली है, लेकिन वह किसी का तो है। मैं उसमें कैसे घुस जाता? तुमने ही उसे मार डाला। मैंने आह भरी और तौलिए से एक बार और अपना सिर पोंछा। तुमने अपनी इसी नजर से उसे मारा है। यह तुम कैसे कह सकती हो?
बिलौटा अपने आप कहीं गुम हुआ है, यह मेरी कोई गलती तो नहीं है, यह तुम्हें समझना चाहिए। तुम्हें बिलौटा कभी भी फूटी आंखों नहीं सुहाता था। हाँ, ऐसा हो सकता है मैं बिलौटे को लेकर इतना क्रेजी नहीं था जितना कि तुम, लेकिन फिर भी मैंने उसके साथ कभी गलत व्यवहार नहीं किया। रोजमर्रा मैं उसे खिलाता था, पिलाता था। बस मैं उस पर फिदा नहीं था। इसका यह मतलब तो नहीं कि मैं उसे जान से मार डालूंगा। अगर इस तरह से सोचो तब तो दुनिया में तमाम मरने वालों में आधे लोगों को मैं ही मारता हूँ। हाँ, तो इसमें झूठ क्या है? मेरी पत्नी ने अपना एक तरफा फैसला सुनाया। उसमें तुम्हारा ही हाथ रहता है, हमेशा हमेशा इसी तरह। बिना कुछ किए तुम सबको मार डालते हो। मैं कुछ कहता कि वह जोर जोर से रोने लगी। मैं चुपचाप तौलिए को बाथटब में डाला और किचन में चला गया। फ्रीज से एक बियर लेकर गिलास में उड़ेलने लगा। मेरे लिए आज का दिन सबसे कष्टकर रहा, इस कष्टकर साल के कष्टकर महीने का सबसे कष्टकर दिन। नोबोरू वाटनाबे, तुम कहाँ हो? मेरे मन में सवाल उठता है कि वाइंड अप बर्ड ने तुम्हारी स्प्रिंग को वाइंड कर दिया। यह तो एक कविता हो सकती है। नोबोरू वाटनाबे, तुम हो कहाँ? वाइंड अप बर्ड ने क्या वाइंड कर दी? स्प्रिंग तुम्हारी? मैंने अपनी आधी बियर भी नहीं पी कि टेलीफोन की घंटी फिर बजने लगी। उठाओ, उठाओगी? मैंने लिविंग रूम के अंधेरे में कहा। मेरा दिमाग मत खराब करो। जाओ, उठाओ तुम ही जाकर। पर उठाया किसी ने नहीं। फोन की घंटी बजती रही और वह अंधेरे में गूंजती रही। दोनों चुप रहे। न मैंने कुछ कहा और न ही उसने। मैं अपनी बियर पीता रहा और वह सिसकती रही। 20 रिंग होने तक मैंने गिना, फिर गिनना बंद कर दिया। आखिर कोई कब तक गिनता रह सकता है?